मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बात करते हैं एटम की। एटम वर्ड का जो सबसे पहले यूज एक तरह से किया वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई और एटम के बारे में बताया गया। कुछ पॉइंट्स एटॉमिक थ्योरी में बताए गए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, जैसे कि एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो जिसे डिवाइड नहीं किया जाता, इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो बहुत सालों तक यही कॉन्सेप्ट चलता रहा। उसके बाद मिड ऑफ 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, बोर्स एटसेट्रा, इन्होंने एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल्स, मतलब एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, इसका पता लगाया। एटम के अंदर लगभग 35 पार्टिकल्स का पता चला, जिसमें से 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपने पढ़े भी होंगे। लेकिन ये इसके पीछे एक टोटल हिस्ट्री रिसर्च है। तो उस हिस्टोरिकल रिसर्च को ही हमें इस यूनिट में स्टडी करना है कि एटम जब स्टार्ट हुआ तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट हुआ और आज हम एटम को कैसे जानते हैं। एटम अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है, उतना आसान नहीं कि एक सिंपल पार्टिकल ऐसे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। तो एटम के अंदर का अरेंजमेंट भी एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा। तो हम उसी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को यहाँ स्टडी करेंगे कि एटम हम कैसे समझते थे शुरुआत में और आज हम क्या समझते हैं एटम के बारे में। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत बड़ी यूनिट होने वाली है ये। तो स्टार्ट हम जो करेंगे वो फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी से करेंगे। पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो उसी से स्टार्ट करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दिमाग में ये रहे, जैसे हम पूछते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बच्चे बोलते हैं कई बार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रिक करंट है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी पहले डिस्कवर हुई थी और इलेक्ट्रॉन बाद में, कहीं बाद में। तो इस बात को समझें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किसी ने भी ये सोच के डिस्कवरी नहीं की कि हम एटम का फंडामेंटल पार्टिकल ढूंढेंगे या एटम के अंदर कौन से पार्टिकल सर्च होते हैं ये सर्च करेंगे, बल्कि विलियम क्रूक नाम, मैं देखो केवल बताऊंगा, लिखने आपको मैं दे दूंगा इसे लिखने के लिए। तो जो रिसर्च थी वो इस पर बेस्ड थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कंडक्ट करती हैं वो मेटल्स होती हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वा सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये मेटल सॉलिड स्टेट में ये काम कर रहे हैं तो क्या गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एयर टू एयर जा सकती है बिना किसी वायर के। ये रिसर्च इस पर बेस्ड थी। ये चाहते थे कि गैस भी कंडक्ट करती है, ये मानते थे और इसे इन्हें डिस्कवर करना था। तो स्टार्ट हुआ विलियम क्रूक से। उन्होंने एक ट्यूब बनाई, बड़ी ट्यूब, लगभग 60 सेंटीमीटर, जिसमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, और जो पास किया उन्होंने हाई करंट, हाई वोल्टेज, that is the cathode and that is the anode। इन्होंने एक इसमें गैस ली और एक प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यहाँ ओपनिंग भी थी। वैक्यूम पंप लगा के यहाँ प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाता था। तो ये इसे ट्यूब को बोला गया क्रूक ट्यूब। तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया इस ट्यूब में, ये माना हाई वोल्टेज हम पास करते हैं अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट, और
प्रेशर अगर हम नॉर्मल 1 atm रहने देते हैं इस ट्यूब का तो कोई करंट पास नहीं होता। प्रेशर करते हैं 10 की पावर -2 atm, 10 की पावर -2 atm, तो हमें तो इतने प्रेशर पर करंट पास होता है। और एक शाइनिंग भी दिखाई देती है हमें। अगर इससे और कम प्रेशर किया जाए तो कलर तो डिसअपियर हो जाता है लेकिन करंट का फ्लो फिर भी चालू ही रहता है। तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिली। इसके बिहाफ पर जे थॉमसन, ध्यान देना, स्टार्ट विलियम क्रूक ने किया था। उसके बाद जो ये रेज थी इनकी प्रॉपर्टीज जे थॉमसन ने बताई। ये जो रेज निकल रही थी, जो कंडक्ट कर रही थी कि कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही थी, इन्हें कैथोड रेज बोला गया क्योंकि कैथोड से निकल रही थी। इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जे थॉमसन ने। और बाद में फाइनली मैं बता रहा हूँ, तो बाद में ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो ये जे थॉमसन का वर्क था, इसलिए क्रेडिट विलियम क्रूक के साथ साथ मेनली क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो समझिएगा प्रॉपर्टीज़ क्या थी। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ जाती हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ये व्हील को रोटेट करती हैं, मतलब इनमें मोमेंटम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़, ये गैसों को आयोनाइज करती हैं। तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ का पता जे थॉमसन ने लगाया और इसी के बाद उन्होंने बताया कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया, मतलब उस फंडामेंटल पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को पता करना बाकी था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से चार्ज और मास रेशो का पता लगाया। चार्ज और मास रेशो, इसे E/m, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m मास जो था वो था 1.76 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम, C for coulombs पर ग्राम। अब इससे चार्ज मास रेशो है। अगर दूसरी चीज़ इसका चार्ज पता चल जाए तो मास हम निकाल लेंगे। चार्ज पता करने के लिए मिल्टन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। आपको एक्सपेरिमेंट स्टडी करने की नीड नहीं होती है। तो जिसने चार्ज बताया कि चार्ज नेगेटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो इसके थ्रू मास हमने निकाल लिया। भाई मास निकालना है, E/m है हमारे पास, E है तो मास निकल आएगा। मास जो निकला इलेक्ट्रॉन का मास वो था लगभग 9.1 × 10⁻⁻28, चूँकि ग्राम में था तो ग्राम में निकला। केजी में बदलेंगे तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो हमें जो पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ये पढ़ना है। हमें इसकी ही नीड है। कैसे डिस्कवर हुआ, किस तरह की ट्यूब थी, वो आपको खुद स्टडी करना है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। बस ये टेबुलर फॉर्म में आप लिख लेना कि डिस्कवरी किसने करी, चार्ज मास रेशो क्या था, चार्ज क्या था और मास क्या था इलेक्ट्रॉन का। तो आगे बढ़ते हैं। जे थॉमसन की बड़ी डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे सेकंड पर चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, जे थॉमसन बड़ा फेमस हुआ, नोबेल प्राइज उसे दिया गया। बड़ी डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की। धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़नी थी, वो थॉमसन ने वो काम नहीं किया। मतलब एटम तो न्यूट्रल है, जैसा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन एटम के अंदर अभी अभी इलेक्ट्रॉन की बात थॉमसन ने करी
कि इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके अंदर हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो ये तो क्लियर था कि कोई और पार्टिकल भी है। तो इसके बाद जो मेन जो डिस्कवरी करी वो थी ई गोल्डस्टीन। साइंटिस्ट कौन था? ई गोल्डस्टीन। साथ में रदरफोर्ड भी था उसका असिस्टेंट। तो ई गोल्डस्टीन को ये तो क्लियर था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कोई दूसरा पार्टिकल भी है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसी क्वांटिटी में है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ई गोल्डस्टीन ने रिसर्च स्टार्ट करी लेकिन मिली नहीं सक्सेस। तो उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को उठाया। इसी एक्सपेरिमेंट मतलब इसी डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। मतलब एक्सपेरिमेंट किसका लिया? जे थॉमसन का ही ले लिया। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को किया, उसमें भी पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, गैस ली हाइड्रोजन। समझ लीजिएगा, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। डिस्चार्ज ट्यूब उसी तरह की थी, वही थी ये मान लीजिएगा। वही करंट 10,000 वोल्ट। इस बार जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड समझते हो, इसमें होल्स होते हैं कैथोड, और जो एनोड था वो नॉर्मल ही था। तो शुरुआत में यहां से निकली रेज, वो समझ में आता है क्यों निकली, वो कैथोड रेज है। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा यहां जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई तो यहां साइनिंग उन्हें दिखाई दी। उन्होंने देखा कि यहां कुछ रेज आ रही है। ये रेज कैथोड के पीछे दिखाई दी और ये माना गया कि ये रेज यहां बनी होंगी कहीं और इन होल से पास होकर इधर निकली। ये तब हुआ तब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन है, ये रेज जो थी जो कैथोड के पीछे आ रही थी, कैथोड से रेज तो आगे जा रही है। ये तो कैथोड रेज हैं जो आगे जा रही हैं। ये एनोड रेज इन्हें नाम दिया गया और ये माना गया कि ये गैस से निकली हैं। ये एनोड से नहीं निकली हैं, ये माना गया ये कहां से निकली हैं? गैस। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन गैस है। इतना इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से एटम में बदल जाएगा। एच एटम बन गया। एच एटम ये होता है एच एटम 1H1। अगर इसमें देखें, प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो H ने में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्रोटॉन एक बचा, इलेक्ट्रॉन 0, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं। तो H पॉजिटिव ही तो प्रोटॉन है। तो ये जो बने, जब डिस्चार्ज आपने इतना इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये गैसेस जो हाइड्रोजन गैस थी वो डिसोसिएट होकर एटम में बदल गई। हाइड्रोजन एटम ये प्रॉपर्टी में था कैथोड रेज की कि जब कैथोड रेज किसी गैस से पास होती हैं तो गैसों को आयोनाइज कर देती है, मतलब गैस को आयन में बदल देती हैं। तो गैस ये थी हाइड्रोजन एटम, आयन में बदल गया। एक इलेक्ट्रॉन जो निकला वो कैथोड रेज के साथ चला गया, बचा कैसा? पॉजिटिव पार्टिकल। तो H पॉजिटिव यहां बना। H पॉजिटिव ही प्रोटॉन है। बहुत सारे H पॉजिटिव तब बन गए तो इकट्ठे होके ये भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ चले, नेगेटिव के होल से निकल के पीछे निकल गए। तो पीछे ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई दी। तो ये थी, इन रेज को एनोड रेज बोला गया। इनकी प्रॉपर्टीज भी उसी तरह मेजर की गई जैसे कि हमने कैथोड रेज की थी, और इनके अंदर के पार्टिकल्स को प्रोटॉन नाम दिया गया। ये तभी देखो, ऊपर में आप कोई भी गैस लोगे सबका चार्ज मास रेशो एक ही रहेगा, लेकिन आपको प्रोटॉन के रिगार्डिंग में हाइड्रोजन गैस ही लेनी पड़ेगी। दूसरी गैस से काम होगा नहीं, क्योंकि दूसरी गैस में केवल प्रोटॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस लोगे तभी जाके ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस ही लेनी पड़ेगी। अब हम लिखते हैं चार्ज और मास हाइड्रोजन का, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज मास रेशो 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम्ब पर ग्राम। चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का, बट पॉजिटिव होता है। और मास अगर निकालोगे, इसमें वैल्यू रखोगे E/m इक्वल टू दिस, E की वैल्यू ये, तो मास की वैल्यू निकलेगी 1.67 इंटू 10 की पावर -24
या केजी में अगर बात करें 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, काफी ज्यादा है। वहां था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, यहां -27 केजी है, लेकिन चार्ज बराबर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव इतना ही है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव इतना ही है, दोनों का चार्ज बराबर है। तभी जितने एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। तो मास का याद रखना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। तब कंपेयर करते हैं कितना ज़्यादा हैवी होता है, 1837 टाइम्स हैवी। A proton is 1837 times heavy than that of electron. तो ये आप याद रखें, एक प्रोटॉन ज़्यादा भारी होता है 1837 गुना, यानी कि 1837 इलेक्ट्रॉन का वजन एक प्रोटॉन के वजन के बराबर है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन पर भी आते हैं, लेकिन ये डिस्कवरी ईयर वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ नहीं हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई, जेम्स चैडविक ने करी, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू करी। कॉन्सेप्ट ये था चैडविक का, मैं लिख लेता हूं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक, याद रखना नाम, जेम्स चैडविक लिख देता हूं। ये उन दोनों के मुकाबले काफ़ी लेट है। ये वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी लगभग लास्ट में 1890s के लगभग आसपास में हुई, और इसकी डिस्कवरी 1932, तो काफ़ी लेट में थी। ये डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने इस बिहाफ पर की कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। मान लो एक एटम है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस एटम का जो टोटल मास है, इस एटम का जो टोटल मास है वो इन प्रोटॉन के मास और प्लस इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो एटम का मास था उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन के मास प्लस इलेक्ट्रॉन के मास को टोटल करें उससे ज्यादा था, उससे कहीं ज्यादा था, डबल के बराबर या डबल से भी ज्यादा। तो क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो ये मास ज्यादा आ क्यों रहा है? तो इसका मतलब है यहां कोई एक और पार्टिकल है, या एक से ज्यादा भी पार्टिकल हो सकते हैं। तो चैडविक ने इसी को अपना रूट बनाया और आगे कुछ लाइट एलिमेंट्स पर, जैसे बेरिलियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। अल्फा बीटा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी में सुने होंगे। रेडियो एक्टिविटी तब हम पढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल से होते हैं, वही अल्फा पार्टिकल। सिंबल होता है अल्फा पार्टिकल का हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस का ही नाम अल्फा पार्टिकल है। इसका जो चार्ज है वो 2 है और जो मास है वो 4 है। बेरिलियम 4 और 9, एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग बेरिलियम पर होती है, बेरिलियम अपने आप को कार्बन में कन्वर्ट करता है और एक छोटा सा पार्टिकल एलिमिनेट होता है। जब हम रेडियो एक्टिव रिएक्शंस लिखते हैं तो ये चीजें बराबर करनी होती हैं। 4 + 2 6, 6 + 0 6, 4 + 9 13, 12 + 1 13। तो ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं, जैसे ही ये नजर आया, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ऑब्जर्व कर लिया गया, तो इसी को न्यूट्रॉन बुलाया गया। इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू थी। तो बेरिलियम हो या बोरॉन पर भी अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करने से न्यूट्रॉन बनता है, बेरिलियम पर भी करने से न्यूट्रॉन बनता है। तो न्यूट्रॉन का पता तब चला, तो ये काफी बाद में था। तो एक साथ हम पढ़ लेंगे, एक साथ के बाद एक टेबुलर फॉर्म में आप लिख लेना सभी का चार्ज। इस पर तो चार्ज होता नहीं, इसका मास लिखना होता है बस। लगभग जो मास बराबर होता है वो प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है। फिर भी लिख देते हैं 1.67, आगे 49 है, उसमें 26 है। 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये है न्यूट्रॉन का।
प्रोटॉन का मास मैंने 1.67 तक ही लिखा था, मैं प्रोटॉन का फिर से लिख देता हूं कंपेयर करने के लिए। प्रोटॉन मास 1.6726 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो देखो 1.67, 1.674926, तो बहुत माइनर डिफरेंस है। हम जनरली यहीं तक लेते हैं तो दोनों में इक्वल ही नजर आता है। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है नीचे, ऊपर मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो आपको एक टेबल बनानी होगी, यहां पे ये खुद बनानी होगी। टेबल में क्या लिखना होगा? पार्टिकल, पहला कॉलम। दूसरा, डिस्कवरी किसने करी? डिस्कवर्ड बाय। थर्ड पॉइंट, चार्ज मास रेशो। नेक्स्ट चार्ज, नेक्स्ट मास। पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। चार्ज मास रेशो आप लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, मास लिखेंगे। सिमिलरली सभी के लिए सिंबल भी लिखना चाहो तो सिंबल भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल, न्यूट्रॉन का सिंबल। वैसे हमें फिलहाल इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही लिख लें। ये नेगेटिव है, -1 बुलाते हैं, नेगेटिव चार्ज है। तो ये आप तीनों पार्टिकल्स की टेबल तैयार कर लें पूरी तरह से। यही टेबल की जरूरत है आपको, ये थ्योरी ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी तक पढ़ी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के काफी बाद में है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने, तो थॉमसन ने सोचा पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था तो मॉडल भी मुझे देना चाहिए, एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। मॉडल का मतलब यहां समझ लें, एटॉमिक मॉडल का मतलब होता है एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और वो कहां पर हैं और वो क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं? एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो कहां पर हैं और वो क्या कर रहे हैं, इसे बताने को बुलाते हैं एटॉमिक मॉडल। अभी तक तो पार्टिकल की रिसर्च हो रही थी, वो पार्टिकल एटम में कहां हैं और वो क्या कर रहे हैं ये बताना होगा। एटम जो दिखता है नहीं, उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं और कितने हैं और कहां हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। थॉमसन मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया। कारण था, ये गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, उसमें उसने थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को यूज किया। थॉमसन करना चाहता तो वो भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं या उससे हुआ नहीं। तो उसे लगा कि मुझे अब आगे की चीज देनी चाहिए। दो ही पार्टिकल उसने समझ लिए, दो ही पार्टिकल होते हैं, तीसरा है नहीं, तब तक डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो ये तो बहुत बाद में हुई, 1930s में जाके न्यूट्रॉन आया, उससे पहले ही मॉडल आ गया था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तुरंत मॉडल आ गया। तो मॉडल थॉमसन ने दिया, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के उसने दिया, एज्यूम किया एक्चुअल में उसने। तो उसने एज्यूम क्या किया समझ लेना, आपको लिखना होगा। उसने कहा कि एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है, इसके पूरे पार्ट में, पूरे इसमें पॉजिटिव पार्ट रहता है, फुल पॉजिटिव है ये पूरा पॉजिटिव होता है, मतलब पूरा स्फीयर पॉजिटिव है और उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। लाइक दैट। तो ये वैसे ही है जैसे तरबूज हो, पूरा हिस्सा तरबूज का रेड पॉजिटिव पार्ट है और उसमें ब्लैक सीड्स धसे हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। इसे प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। अब स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया कि ये मॉडल स्टेबल कैसे है। तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से ये स्टेबल है, इस वजह से स्टेबल है। सब चुप हो गए तो ये बना रहा।
काफी समय तक ये मॉडल बना रहा। इस मॉडल को ही लोग सही मानते रहे। तो धीरे धीरे ये लिख लेना, अपने आप लिखना है आपको, 4-5 लाइन लिख लेना। प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद, इसके कुछ समय बाद जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट जो कि ई गोल्डस्टीन के साथ था प्रोटॉन की डिस्कवरी में, या उसका असिस्टेंट कहें रदरफोर्ड को, तो उसके बाद रदरफोर्ड ने डिस्कवरी आगे बढ़ाई और एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने, या उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस का पता लगाया। ये आपकी छोटी 9th क्लास में रहा होगा, तो हम इसे स्टडी करते हैं और ये माना जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टार्टिंग रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के साथ होती है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। गोल्ड मेटल फॉयल के साथ। गोल्ड मेटल फॉयल बहुत थिन फॉयल रखी गई। क्वेश्चन ये था गोल्ड ही क्यों? रीजन था गोल्ड की एक तो मेलेबिलिटी हाई होती है, उसे थिन किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, ये एक हैवी मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 79 और मास नंबर 197 होता है, मतलब इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है। अगर आप इसकी जगह कोई स्मॉल मेटालिक एटम लेंगे जिसका न्यूक्लियस छोटा है तो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगी। तो गोल्ड से बड़ा तो लिया जा सकता है, गोल्ड से छोटा ना लें। तो पूछा जाएगा गोल्ड ही क्यों लें? क्योंकि इसके न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है, ऑब्जर्व करने में आसानी होती है। दूसरा, गोल्ड फॉयल थिन हो सकती है, मेलेबल होती है, मेलेबिलिटी इसकी हाई होती है, इसलिए थिन हो सकती है। तो एक पतली फॉयल ली जिसमें एटम की 1 या 2 लेयर ही थी, और उस फॉयल पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड किए। मान लो ये एटम है, ये अल्फा पार्टिकल हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब ऑब्जर्वेशन देखी गई सीधे क्रॉस कर गए। यानी कि जो मेजर पार्ट था अल्फा पार्टिकल्स का, वो बिना डिफ्लेक्टेड हुए सीधे निकल गया। 99.9% तक अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए। 99.9%, बहुत कम डिफ्लेक्टेड हुए, कुछ ऐसे, कुछ इस एंगल पर, कुछ बहुत कम, बहुत माइनर। बहुत माइनर मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट, जैसे कि 20,000 में से एक पीछे आया, बाउंस बैक हुआ। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, 3 ऑब्जर्वेशन। मेजर पार्ट अल्फा पार्टिकल का बिना डिफ्लेक्टेड हुए क्रॉस कर गया फॉयल को। दूसरा, बहुत कम डिफ्लेक्टेड हुए सर्टेन एंगल, और बहुत बहुत माइनर नेग्लिजिबल अमाउंट में वापस जिस रास्ते से गए उसी से बैक वापस आ गए। ये थे जैसे 20,000 पार्टिकल में से एक बैक आया। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन ये बताती हैं कि एटम के सेंटर में कोई हैवीली चीज है जिसे पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और इस हैवीली चीज का चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होते हैं। अगर ये नेगेटिव होती तो ये अट्रैक्ट कर लेती, रिपेल कर रही है, हटा रही है, इन्हें डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। इस हैवीली मास पॉजिटिव चीज का नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस दिया। तो ये जो डिस्कवरी बोली जाती है,
ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। तो ये आपको सेंटेंसेस में लिखनी है। देखो 3 ऑब्जर्वेशन आएंगी। पहले एक्सपेरिमेंट लिखना क्या किया, उसने गोल्ड की थिन फॉइल ली, बहुत थिन फॉइल ली और अल्फा पार्टिकल उस पर बॉम्बार्डेड किए, स्कैटर्ड किए, और नीचे लिखी हुई जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्व हुई। ऑब्जर्वेशन 3, फर्स्ट 99.9% पार्टिकल सीधी निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन में। सेकंड की बात करें, बहुत कम सर्टेन एंगल पर डिफ्लेक्टेड हुए। थर्ड की बात करें, वेरी फ्यू 1 आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक हुए। तो 3 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन क्या दोगे? पहला कंक्लूजन, पहले पॉइंट का, पहली ऑब्जर्वेशन थी बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब है कि एटम का तो बहुत सारा पार्ट खाली है। पहली ऑब्जर्वेशन आई। सेकंड, कुछ डिफ्लेक्टेड हुए और कुछ बाउंस बैक हुए, इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में कोई हैवीली मास चीज है जिसे पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड वन, उस हैवीली मास चीज का पर चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं और रिपेल हो रहे हैं, और इस पॉजिटिवली हैवीली मास चीज का नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस रखा। तो 3 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 3 आपके कंक्लूजन्स आएंगे, और कंक्लूजन ये क्लियर करेंगे कि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज्ड होता है, एक सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्शन को ही न्यूक्लियस बोला गया, पॉजिटिव पार्ट। और थॉमसन ने कहा था पॉजिटिव पार्ट यूनिफॉर्म पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो गलत है। एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव पार्ट एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ ही, जैसे ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी आई, वैसे ही थॉमसन मॉडल फेल हो गया, वैसे ही थॉमसन मॉडल फेल हो गया। तो अब जो बारी थी, मैं ये जो छोड़ रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन है, ये आपको खुद लिखनी है, कंक्लूजन भी, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये डायग्राम भी आपको बनाना है, यही बनाना है, बुक का और मत बनाना, यही बनाना। ऑब्जर्वेशन क्लियर लिखी हो, कंक्लूजन लिखा हो, और इस सेंटर का नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस रखा, और साथ में नोट में ये भी लिखा हो जैसे ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, लिखा हो ये, जैसे ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई वैसे ही थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। चूंकि फेल हुआ इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कि न्यूक्लियस पता चल गया, तो थॉमसन मॉडल फेल हो गया। तो अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रदरफोर्ड पर आई कि वो बताए अब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पर हैं। तब तक न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, वो कहाँ पर हैं और वो क्या कर रहे हैं। समझिएगा, वो क्या कर रहे हैं मतलब वो मॉडल प्रोवाइड करे, सीधा सीधा रदरफोर्ड क्या मॉडल प्रोवाइड करे, मॉडल, एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रोवाइड किया, जिसे बोला जाता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। होपफुली आपने 9th में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल तक ही पढ़ा होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी यहां तक पहुंच गए। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल फेल हो जाने के बाद, जैसे ही डिस्कवरी न्यूक्लियस की हुई, तो थॉमसन मॉडल तो फेल हुआ, तो इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। इस मॉडल के हिसाब से, पहले सुन लीजिएगा, इस मॉडल के हिसाब से मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब उन्होंने कहा कि एटम के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट न्यूक्लियस के बाहर का पोर्शन। मतलब पहला न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उन्होंने कहा, न्यूक्लियस में बताया कि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास न्यूक्लियस में होता है। टोटल मास बोला, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, तो टोटल मास कैसे? कारण है, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है। यानी कि एक प्रोटॉन जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, वो कितना हैवी होता है? 1837, 1837 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है। तो जो मास होता है एटम के अंदर, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रॉन का मास तो उनके सामने नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए बोला गया कि टोटल मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में। टोटल चार्ज भी, टोटल पॉजिटिव चार्ज,
टोटल चार्ज नहीं, सॉरी, टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो ये देख लीजिएगा, लिखना आपको इसी तरह से, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, कैरीज पॉजिटिव चार्ज, केवल पॉजिटिव चार्ज, एंड इन विच द एंटायर मास, टोटल मास का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही मास होता है, वही सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, द मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। भाई प्रोटॉन में मास भी है, न्यूट्रॉन में मास है, टोटल मास आ गया, प्रोटॉन में ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सब न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब आते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो स्पेस बोला जाता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन सेंटर में पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, तो इस वजह से तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं होते, एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, उन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन भी देख लीजिएगा, इट इज द स्पेस, भाई कौन सा स्पेस है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर का वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन अट्रैक्ट तो करेंगे ही, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं जाते। कारण था, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं है, रुके हुए मतलब स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट में होते हैं। तो जब मूवमेंट है तो वो चीज़ बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा, तो वो उसे बाहर ले जाएगा, जबकि अट्रैक्शन फोर्स उसे अंदर लाएगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। देख लीजिएगा, इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, टू एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन न्यूक्लियस एज ए रिजल्ट ऑफ, अब समझना, एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, गिर तो जाना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स, जब रिवॉल्व करेगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम इन टू प्ले विच बैलेंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यह कारण था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरते। यहां एक समस्या है, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो न्यूक्लियस का था, न्यूक्लियस ही तो डिस्कवर किया, उसे ये तो पता था कि पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस के अंदर है, उसने ये भी बता दिया टोटल मास भी इसके अंदर है, मतलब न्यूट्रॉन भी इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम ही रहे हैं, रुके हुए नहीं हैं या कुछ और कर रहे हैं। यह रदरफोर्ड को कैसे पता चला? क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं हुआ जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए कि इलेक्ट्रॉन कहां है और क्या कर रहा है। तो ये रदरफोर्ड की हाइपोथेसिस थी, उसने एज्यूम किया था कि अगर मैं रोकूंगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन तो गिर जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो न्यूक्लियस में नहीं जाते इसलिए घुमा देते हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, तो इसे प्लैनेटरी सिस्टम भी बोला जाता, प्लैनेटरी मॉडल भी बोला जाता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल बोल दो चाहे तो। जैसे कि सन न्यूक्लियस है और सभी प्लैनेट्स इलेक्ट्रॉन की तरह रिवॉल्व हो रहे हैं। तो किसी ने क्वेश्चनिंग तो नहीं की, क्योंकि सोलर सिस्टम सामने ही था, तो एक्सेप्ट हो गया ये मॉडल। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये जरूर था कि बिना एक्सपेरिमेंट के कैसे पता चला कि वो रिवॉल्व हो रहे हैं। खैर, ये प्रॉब्लम आगे जाके आई, तो नेक्स्ट मॉडल में ये मिलेगा आपको, इसका फेलियर और नेक्स्ट मॉडल भी। ये आपका सेकंड मॉडल है रदरफोर्ड, पहला था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, सेकंड रदरफोर्ड है। थर्ड बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, शायद आपने पढ़ा हो, थोड़ा बहुत इनिशिएट तो किया होगा 9th में। उसके बाद जो फाइनल मेथड है वो फाइनल मॉडल है वो है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल
और वेव मैकेनिकल मॉडल भी बुलाते हैं, वो फाइनल है, मतलब वो एडवांस्ड है, मतलब वही है अभी। तो आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे करेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो बोर्ड्स पर बढ़ने से पहले और इसकी लिमिटेशंस पढ़ने से पहले रदरफोर्ड की, हम रदरफोर्ड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं 9th लेवल के हैं, उन्हें थोड़ा सा देखेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो ये देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर सभी समझते होंगे मीनिंग क्या है, फिर भी देखते हैं कौन कौन जानता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता क्या है? दूसरा है मास नंबर, दूसरा भी लिख लेता हूं। मास नंबर को आप एटॉमिक मास समझने की भूल ना करें। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जितने भी हों, एटम के अंदर बोल सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? न्यूट्रल एटम, मतलब चार्ज एटम ना हो, मतलब आयन ना हो। तो न्यूट्रल एटम, हमने क्या लिखा? न्यूट्रल एटम। दोनों बराबर होंगे। न्यूट्रल एटम अगर वो Na है तो बराबर होंगे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अगर Na पॉजिटिव है तो न्यूट्रल एटम नहीं है, फिर वो आयन है, तो फिर बराबर नहीं होंगे। मास नंबर होता है किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब न्यूक्लियॉन्स आप बोल सकते हो। न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स आप न्यूक्लियॉन्स बुला सकते हो। तो मास नंबर, न्यूक्लियस का मास होता है टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम बुलाते हैं मास नंबर। अब लिखने का तरीका भी समझ लीजिए। मान लीजिएगा आपके पास एक एलिमेंट है X, तो आप उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, और उसका मास नंबर आप ऊपर लिखेंगे A। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो सिंबल ये है, जैसे कि हम लिखें सोडियम, दैट इज एटम, atomic number 11 and the mass number 23, like that। तो ये सिंबल है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो हम करके देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ proton, neutron and electron in the following। फॉलोइंग में क्या क्या है भैया? पहला पॉइंट, यूरेनियम नीचे 92 ऊपर 238। सेकंड भी समझ लीजिएगा, सल्फर है ये 16 और ये 32 और ये 2 नेगेटिव है। थर्ड, मैग्नीशियम है 12, 24, 2 पॉजिटिव। तो ये तीन है, तीन ही ले लेते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं, समझिएगा। फर्स्ट A, यूरेनियम 92 to 38। तो ये था आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ
प्रोटॉन। कितना है? 92। प्रोटॉन की संख्या 92, सीधा सा आ गया। मास नंबर है 238। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन के नीचे लिख दो 92 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 238। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 238 माइनस 92, 146। तो अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं, प्रोटॉन निकल गए, न्यूट्रॉन भी निकल गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होगी। तो प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन भी 92 और न्यूट्रॉन 146। सेकंड पर आते हैं सल्फर। ध्यान दीजिएगा, लिख लेता हूं मैं। सल्फर 16, 32, 2 नेगेटिव। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, छोटे छोटे हैं। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर है जो कि 16 है, दिख रहा होगा। अब आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकलेंगे मास नंबर में से, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन माइनस कर दूं, ये भी 16 ही आ गए। अब है बारी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते अगर न्यूट्रल होता, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 एक्स्ट्रा आ गए तो हो गए टोटल 18। तो इलेक्ट्रॉन अब बराबर नहीं है क्योंकि न्यूट्रल नहीं है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आए, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गए। थर्ड भी लिख लेते हैं, सी पॉइंट। सी क्या था? मैग्नीशियम 12, 24, 2 पॉजिटिव। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर ही है 12। न्यूट्रॉन की संख्या मास नंबर से माइनस करें प्रोटॉन की संख्या को, ये भी 12 ही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं, 12 होने चाहिए थे। 2 पॉजिटिव साइन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल है, इजी से हैं। तो वैसे भी छोटे क्लासेस के हैं, किए हुए होंगे, इजी से ही हैं। सिंबल की बात करते हैं अभी।